गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बच्चों, कॉमन एक सबका वो क्वेश्चन रहता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी कि सर जैसे वर्तमान हालात चल रहे हैं, इनमें सरकार नोट अतिरिक्त छाप कर क्या गरीबी दूर नहीं कर सकती? बेसिक क्वेश्चन है, बनता भी है। तो देखिए, मौद्रिक समीक्षा जो अभी हाल ही में हुई है, उस पर एक छोटा सा मैं आपका टॉपिक मैंने बनाया है। देखिए, दो चीजें हैं। पहला तो वर्ड, ये मौद्रिक समीक्षा या मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, या मौद्रिक नीति होती क्या है। मौद्रिक नीति को समझने के लिए हमें तीन चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। पहला हम याद रखते हैं, एक तो है सरकार, दूसरा है आरबीआई और तीसरा है बैंक। तीनों हेडिंग्स मैंने बोला, पहला है सरकार, फिर है आपका बैंक, आरबीआई केंद्रीय बैंक, और फिर तीसरा है आपका बैंक। ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करके मौद्रिक नीति को चलाते हैं देश की। और किसी भी देश की मौद्रिक नीति जरूरी इसलिए है कि उस देश में महंगाई और डिमांड और सप्लाई का चक्र जो है वो प्रभावित ना हो। जैसे उदाहरण दूं कि अगर नोट बहुत ज्यादा छाप दे सरकार, तो परेशानी क्या है? देखिए, पहली सबसे बेसिक परेशानी जो है वो ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि सरकार के हाथ पैर फूल जाएंगे, इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी सरकार। अभी तो प्याज के और अन्य वस्तुओं के दाम 80 और 100 रुपए किलो ही पहुंचते हैं, तो आप हाहाकार करके सरकार के विरुद्ध जाते हो। तो दो चीज समझिए, सरकार कंट्रोल कैसे करेगी इसे? तो देखिए, बेसिक चीज क्या है, उदाहरण दूं, कुछ देशों ने ऐसा अपनाया भी कि उन्होंने महंगाई को ना ध्यान में रख के बस लोगों की गरीबी दूर करने के लिए नोट छाप के अर्थव्यवस्था में उतार दी। नोट छापने का मतलब ये है, दो चीज समझिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अभी कुछ घोषणाएं सरकार करती है। मोदी जी ने अभी घोषणा किया था कि तुम सबको 1-1 करोड़ रुपए या इन चीजों में इतना लाख रुपए मिल जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वो हर एक हिंदुस्तानी की जेब में 1-1 करोड़ रुपए भी आ जाए छप के। भाई सही बात है, सरकार कर सकती है ऐसा आपके लिए, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि इस समय गरीबी और अमीरी की खाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गरीब और गरीब हो गया और अमीर हो गया। अंबानी जी 7वें नंबर पे थे सबसे अमीर व्यक्तियों में, अब अंबानी जी और ऊपर पहुंच गए, 5वें तक आ गए, फिर नीचे ग्राफ जा रहा है। लेकिन गरीब और गरीब हो गया और उनकी प्रॉपर्टी रियल में ग्रोथ करी। ये डिफरेंस कैसे बढ़ता है, एक चीज को समझते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति की जेब में बहुत सारा पैसा आ जाए तो व्यक्ति करेगा क्या? यही मान लीजिए 1-1 करोड़ रुपए पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को छाप के सरकार नोट बांट दे, हर व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए पहुंच गया। अब आप करेंगे क्या? जब आपके पास पैसा है, यू हैव पॉकेट इन योर मनी, तो आप उस पैसे को मार्केट में लेके आओगे। मार्केट में आप डिमांड क्रिएट करोगे। डिमांड किस तरीके से क्रिएट करोगे? आप मान लो फॉर एग्जांपल बुलेट बाइक खरीदने जा रहे हो, तो अब 1-1 करोड़ रुपए सबकी जेब में है, बुलेट बाजार में 10 ही है। तो अब खरीदने वाला व्यक्ति एक कहेगा मैं 1.5 लाख रुपए दे रहा हूं, दूसरा कहेगा अरे हम खरीदेंगे, हमें लेनी है, मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा। अब 1 करोड़ रुपए पड़ा है ना, वो जो योजना वाला आया है जेब में पड़ा है, अब वो 1 करोड़ रुपए जेब में गर्मी पैदा कर रहे हैं, गर्मी। तो अब दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, मैं 2.5 लाख रुपए दे दूंगा, मुझे दे दो। अब बुलेट तो 10 ही है, ग्राहक पहुंच गए 100, क्योंकि उनके पास 1-1 करोड़ रुपए है और वो पैसा कहीं ना कहीं खर्च करना है। तो ऐसे में अब वो एक बार जब 2.5 लाख की बुलेट आप उससे खरीद लोगे, तो फिर वो दोबारा दूसरे को बेचेगा, तो मैं भी 2.5 लाख में लूंगा। धीमे धीमे बेचते बेचते अब क्या हो गया, वो बुलेट कंपनी बनाने वाला व्यक्ति ये बोलेगा जब मेरा बिक ही 2.5 लाख में रही है बुलेट, तो मैं क्यों 1-1.25 लाख 1.5 लाख रुपए में मार्केट में बेचूं? तो मेरी तो बिक ही इतने में रही है। अब वो उस वस्तु का मूल्य बढ़ा देगा। सेम यही चीज लागू होती है छोटी मोटी बाजार की चीजों में, कि अगर आप कोई उपभोग की वस्तु भी खरीद के लाते हो और वो पैकेट या कोई वस्तु 50 रुपए की है, और अगर आपने उसने महंगे दामों पे आपने उसे खरीद लिया, तो अब बेचने वाला दुकानदार या बेचने वाला जो प्रोड्यूसर है वो ये समझने लगता है कि मेरा तो बिकी इतने में रहा है, मैं इससे कम में क्यों बेचूं? वो जो मूल्य बढ़ गया वो आपने महंगाई बढ़ा दी। और पैसे की अधिकता का उदाहरण अगर आपको देखना है तो जर्मनी जैसे देशों में जब विश्व युद्ध चल रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध, और अभी हाल ही में ईरान की मुद्रा का आप हाल देख लें, तो 1-1 लाख रुपए का एक टोस्ट का पैकेट है। ब्रेड की पैकेट की कीमत, टोस्ट के पैकेटों की कीमत 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए है। अगर आप कोई पैंट जीन्स पहनते हैं, जीन्स की कीमत 2 लाख रुपए है। अब आपको ये यकीन नहीं हो रहा होगा, सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये रियलिटी है। 1 किलो चीनी
के लिए इतने सारे पैसे गड्डी भर भर के देनी पड़ जाती है, और गड्डी तोल के रखोगे तब 1 किलो चीनी मिलेगी। बट अपनी इंडिया में ऐसा नहीं है ना। रीजन क्या है? सरकार महंगाई पे कंट्रोल करे हुए है। अब समझना महंगाई पे कंट्रोल सरकार कैसे करती है। बस यही तो टॉपिक है, मौद्रिक नीति, कि सरकार महंगाई पे कंट्रोल कैसे करेगी। सरकार जो है, केंद्र सरकार, उसके नियंत्रण में है आरबीआई। केंद्र सरकार आरबीआई के कान मरोड़ेगी, और जब वो आरबीआई के कान मरोड़ेगी तो आरबीआई किसके कान मरोड़ेगा? गुस्सा तो आएगा ना किसी न किसी। आरबीआई बैंकों के कान मरोड़ेगा, क्यों भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, है? बैंकों को डांटेगा, तुम लोगों को बैंक को हमने क्या कर दिया, सारे बैंकों को अलग अलग करके, 4 बैंक थे, शाखाएं थी, एक कर दिया, मर्ज कर दिया। बड़ौदा बैंक था, विजय बैंक को मिला दिया, ये बैंक था, इसको इसमें मिला दिया, स्टेट बैंक की शाखाएं थी, सबको मिला दिया। वो आरबीआई अपना गुस्सा निकालेगा बैंकों के ऊपर। अब बैंक क्या करेगा? बैंक गुस्सा नहीं निकालेगा, बैंक मुनाफा कमाने वाली एक संस्था है, क्योंकि देखिए बैंक की चलने की प्रोसेस ही ब्याज है, बैंक चलता ही ब्याज पे है। तो अब वो कस्टमर से उसे पैसा निकालना है, तो बैंक अपना बिजनेस करेगा, बस थोड़ा सा क्या करेगा, आरबीआई की चीजों को मानेगा। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल बैंक बाजार में इस समय जो हालात हैं आज हिंदुस्तान में, सरकार ने परिवर्तन किया, सरकार ने आरबीआई से कहा कि तुम ढील डालो और बाजार में पैसे को बढ़ाओ। बाजार में पैसे की उपलब्धता को बच्चों तरलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरलता एक वर्ड आता है, लिक्विडिटी। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है लिक्विडिटी क्या है, तरलता। तो आप समझ जाओ कैश इन हैंड, जो आपके हाथ में कैश है वो तरलता है। कैश इन योर हैंड इज लिक्विडिटी। तो अब आरबीआई को बाजार में पैसा भेजना, वो कैसे भेजेगा? आरबीआई बैंकों से कहेगा, ए भाई बैंक वालों तुम लोग क्या करो, इससे लोन को ना ज्यादा बांटो। पीएनबी को कहेगा, एसबीआई को कहेगा, बड़ौदा बैंक को कहेगा कि तुम लोग लोन ज्यादा बांटो। अब बैंक लोन ज्यादा बांटेगा तो बैंक से क्या कहेगा, तुम्हारे लिए कुछ दरें निर्धारित हैं, उन दरों को घटा दिया जाता है। जैसे भी आप पढ़ेंगे रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, है ना, बेस रेट, है ना, पीएलआर, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, ये मैंने पीछे भी एक वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया है, वहां आप उसे पढ़ सकते हो। इन सभी दरों को क्या करेगा बैंक, आरबीआई घटा देगा। घटाएगा तो फिर बैंक को भी, इसका मतलब कम ब्याज देना पड़ रहा है आरबीआई को, तो मार्केट में वो कम प्रतिशत पर या कम ब्याज की दर पर लोन अवेलेबल करा देगा। लोगों के पास लोन आएगा। अब लोग लोन ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे उद्योग के लिए, बिजनेस के लिए लोन लेंगे। वो जो लोन वाला पैसा है, वो पैसा तो एक तरीके से मार्केट में उतर रहा है ना। जैसे कोरोना काल में जो मार्केट से डिमांड खत्म हो गई, इस डिमांड को इस पैसे से ही बढ़ाया जाएगा। मार्केट में सरकार ने स्पष्ट आदेश दिए हैं आरबीआई को कि आरबीआई बैंकों के माध्यम से मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाए। और लिक्विडिटी बढ़ाने का मतलब बैंक अब ज्यादा से ज्यादा लोन बांटेंगे। छोटे छोटे आप देखोगे लोन बढ़ भी रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए अलग लोन है, स्टार्टअप्स के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। अब जब ये लोन बढ़ेगा तो छोटे छोटे लोग निवेश करेंगे। अब एक बात बताओ, किसी ने कोई उद्योग लगाने के लिए पैसा लिया, दैट मीन्स वो प्रोडक्शन कर रहा है। प्रोडक्शन करेगा तो सीधी सी बात है कि उत्पादन हो रहा है। उत्पादन है तो अब उससे क्या होगा, किसी को रोजगार मिलेगा। जिस व्यक्ति को रोजगार मिलेगा उसके पास उसे एक निश्चित महीने की इनकम मिलेगी। उस आय से वो व्यक्ति डिमांड करेगा, फिर वो बाजार में जाएगा, जी कि हमको ये खरीदना है, और वो बोलेगा मार्केट में जाके कि मुझे ये वस्तु खरीदनी है, 40 रुपए की मिल रही है, अगर मान लो महंगी भी है थोड़ी, लेकिन दूसरा कोई खरीदार खड़ा है, अगर नहीं 50 रुपए ले लो, आप मुझे ये वस्तु दे दो। अब उससे क्या होगा, मार्केट में उस वस्तु की डिमांड क्रिएट होगी, फिर वो और खरीद के लाएगा, फिर और खरीदने वाले यहाँ से आएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, धीमे धीमे चक्र चल पड़ेगा। जो मैंने आपको पिछली वीडियोज में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो इकोनॉमिक्स वाला प्लेलिस्ट जो है अपने चैनल पे, नालंदा आईएएस पर, उसमें ये वीडियो मैंने डाला हुआ है इकोनॉमिक्स का, जो चक्र कैसे चलता है इकोनॉमी का। तो बैंकों को इन ऋणों को बांटने का फायदा ब्याज के रूप में मिलेगा, उन्हें ब्याज मिल जाएगा, लोग देंगे, और धीमे धीमे अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो यही बहुत ज्यादा महंगाई आप बढ़ा दो, जैसे आप कह रहे हो नोट छाप दे, अगर सरकार अनलिमिटेड नोट छाप दे, अनलिमिटेड नोट छापेगी तो वो नोट आरबीआई के पास आएगा, वो नोट आरबीआई से बैंकों में जाएगा और बैंक ज्यादा से ज्यादा ऋण बांटेंगे तो बाजार में महंगाई बढ़ाओगे। आप महंगाई बढ़ाओगे तो आप गाली किसे दोगे, महंगाई बढ़ेगी तो गाली किसे दोगे, गाली दी जाएगी प्रधानमंत्री को या देश की सरकार को गाली देंगे, यार इसने कर क्या दिया, इतनी महंगाई बढ़ा दी। तो दो चीज समझो आप, जब सरकार को गाली दोगे तो सरकार कान किसके पकड़ेगी, आरबीआई के। अब आरबीआई में उर्जित पटेल ने इस्तीफा क्यों दिया है किसी को पता नहीं, लेकिन रियलिटी उर्जित पटेल ही जानते हैं। अब आरबीआई के कान पकड़े जाएंगे तो आरबीआई फिर बैंकों को क्या करेगी, डंडा करेगी। अब बैंक को कैसे कंट्रोल करती है, जैसे पहला मैंने दर पढ़ाया था छोटा सा कि रेपो दर जिस दर पर बैंकों को छोटे समय के लिए आरबीआई ऋण देता है वो रेपो दर है। ठीक, रेपो दर पर ऋण ले लिया बैंक ने, वो पैसा मार्केट में बांट दिया, ब्याज कमा लिया।
लेकिन अगर कभी मान लो वापस बाजार में जब बहुत ज्यादा पैसा हो जाए, जब कभी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो बाजार से पैसे को निकालना भी होता है। तो आरबीआई क्या करता है, बैंक से कहता है, लोग तुम लोग पैसा बहुत ज्यादा बांट रहे हो, तुम लोग पैसा लौटा दो। तो वो क्या करता है, रिवर्स रेपो, कि उनसे पैसा ले लेता है बैंकों से, कहता है आप पैसा हमारे पास रख दो आरबीआई के पास, हम उस पैसे के बदले तुम्हें ब्याज देंगे। तो वो रिवर्स रेपो देता है। हमेशा रेपो दर से रिवर्स रेपो दर कम होती है, वो ले लेगा पैसा। ऐसे ही होता है सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर क्या है, आरबीआई बैंकों को हमेशा कहता है कि देखो तुम लोग यार जो ऋण वगैरह बांटते हो ना, तुम लोग पता नहीं कैसे कैसे लोगों को देख के बांट देते हो। कभी तुम्हारा अडानी लेके भाग जाता है ना, कभी तुम्हारा नीरव मोदी लेके भाग जाता है, कभी तुम्हारा कह सकते हो तुम कि मुकेश विजय माल्या जो है वो लेके भाग जाते हैं। बोले तुम ऋण बांटते कैसे, तुम्हारा ऋण लेके लोग भाग जाते हैं। अगर मान लो ऐसे में बैंक बर्बाद हो गया तो फिर हम जनता को क्या जवाब देंगे। तो जनता को वो झुंझुना पकड़ाने के लिए, लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए क्योंकि वो सीआरआर बनाई गई है। सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, कि भाई ये बहुत घटा दिया है, 4% से भी नीचे कर दिया, 3.5 पहुंच गया, कि लगभग जितना बैंक के पास पैसा है बिजनेस करने के लिए, इतना परसेंट तुम्हें सीआरआर के रूप में रखना ही रखना है आरबीआई के पास। तो अब बैंक क्या करेगा, मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है, 100 करोड़ रुपए बिजनेस करने के लिए है, तो 4 करोड़ वो आरबीआई के पास रखेगा ही रखेगा। 4% अगर है तो उसे और घटा दिया, 4 से भी नीचे कर दिया, 3 कुछ रह गया, तो इतना पैसा वो रखेगा। क्यों, कि अगर मान लो बैंक बर्बाद हो जाए, दिवालिया हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो जो 4% बचा है ना, तो वो लोगों को क्या बोल देंगे कि अभी हम बैंक का ढूंढ रहे हैं, क्या चल रहा है सिस्टम, जब तक तुम वो लॉलीपॉप के रूप में पकड़ा रहेंगे कि तुम्हारा 10 लाख जमा था, लो 1 लाख रुपए पकड़ो, इसी में से दिए जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पैसा सबको कस्टमरों को दे देगा, फिर बैंक का क्यों, क्योंकि जनता हर चीज जवाब सरकार से मांगती है, सरकार आरबीआई को पकड़ती है पीछे से। अब क्या, 2 चीज, सीआरआर वाला पैसा जो रखना है आरबीआई के पास बैंकों को। ऐसे होता है एसएलआर। एसएलआर की दर भी 20% से नीचे आ गई है, कि अगर 100 करोड़ बिजनेस करने के लिए है बैंक के पास, मान लो, तो 20% के करीब तो उसे एसएलआर के रूप में हमेशा अपने पास रखना ही रखना है। वो एसएलआर कभी भी वो लोन के रूप में या बिजनेस के रूप में बैंक नहीं बांट सकता, वो रखना है। समय समय पे आरबीआई चेक भी करता है, जी रखा है नहीं रखा, गायब तो नहीं कर दिया, ठीक। ऐसे क्या होता है, एमएसएफ। एमएसएफ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये दर निर्धारित की गई है कि देखो भाई, इससे नीचे तुम ऋण किसी को नहीं बांटोगे, मार्जिनल रेट है, न्यूनतम इसने पे बैंक किसी को भी ऋण दे सकता है, इससे नीचे किसी को नहीं देगा। लेकिन क्या करता है, बैंक के लिए ना खास कस्टमर भी होते हैं, तो फिर पीएसएलआर भी होता है, प्राइम लैंडिंग रेट एक है। तो प्राइम लैंडिंग रेट का मतलब क्या है, प्राइम लैंडिंग रेट वो बैंक आम कस्टमरों के लिए निर्धारित करता है कि भाई 8% पे या 10% पे हम आपको ब्याज लेकर पैसा दे देंगे। आप कार लोन ले लो, हाउस लोन ले लो, एजुकेशन ले लो, जो भी लोन लेना चाहो लो, अब मार्केट में भी पैसा वो पहुंचेगा। लेकिन खास कस्टमर के लिए, रेगुलर कस्टमर के लिए, वो इस पीएलआर की जो 8-10% की रेट है, इससे नीचे आ जाता है, उसे बेस रेट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, बेस रेट। बेस रेट बिल्कुल न्यूनतम है, उससे नीचे ना जाके नहीं देगा। लेकिन पीएलआर वाली रेट अगर मानो 8 से 10%, तो बेस रेट वहां काफी 4 से 6% करीब होगी, कि इतने पे वो खास कस्टमरों के अपने पैसा दे सकता है। 2 चीजें हैं, तरलता आप समझ गए, लिक्विडिटी। बाजार में तरलता जब कम करनी होती है तो आरबीआई इन सब दरों को बढ़ा देता है। बढ़ा देगा तो ब्याज की दर बढ़ गई, तो बैंक पैसा ज्यादा लेंगे नहीं लेंगे, बैंक ज्यादा पैसा वैसा नहीं लेंगे, बोले इतना ब्याज पे हम लेंगे, और फिर कस्टमर को कितने ब्याज पे देंगे। तो आदमी जब लोन लेता है तो जरा जरा सी कैलकुलेशन 1-1 रुपए की लगाता है, तो फिर लोग कम लोन लेंगे। जब कम लोन लेंगे तो फिर आरबीआई से भी पैसा बैंक कम लेगा, भाई कि लोन दें किसे। तो इन सब दरों को, एसएलआर है, सीआरआर है, आपका रेपो दर है, रिवर्स रेपो दर है, पीएलआर है, एमएसएफ है, इन सब दरों को बढ़ा दिया जाता है जब बाजार से तरलता को कम करना होता है। अब इस समय तरलता ऑलरेडी कम है, क्योंकि कोरोना में सब लोग, उद्योग बंद हो गए, रोजगार बंद हो गए, तो लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो बेरोजगारी के लिए क्या करना है, उत्पादन बढ़ाना है ना। उत्पादन बढ़ाना है तो ऐसे में इन सब दरों को क्या किया जा रहा है, नॉर्मली देखेंगे आप, कम कर रहा आरबीआई। कम करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिया मोदी जी ने कि भाई इनको कम करो, बाजार में जो तरलता कम हो गई है उस तरलता को थोड़ा सा बढ़ाओ, एक चक्र जो अर्थव्यवस्था का चल रहा था, इस लिक्विडिटी को मेंटेन करो। तो ये बात आपको मैं समझता हूं समझ में आ गई होगी। किसी भी देश में नोट असीमित मात्रा में नहीं छापा जा सकता, नहीं तो महंगाई बहुत ज्यादा अनियंत्रित हो जाएगी और महंगाई सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और महंगाई आरबीआई की चाबी भर गई ना, सरकार कंट्रोल करती है। और महंगाई में नॉर्मल चीज है क्या, आप तो देखेंगे, इसी का जो तिमाही समीक्षा होता है, इसी को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं या मौद्रिक नीति बोला जाता है आरबीआई की।
उम्मीद करता हूँ चीजें समझ गए होंगे। बाकी मैं इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ और वीडियोस आपके मैं समय पे भी डालूंगा, शेयर करूंगा, ठीक है। बजट पे भी एक वीडियो बनना है। और बाकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी, प्लेलिस्ट में जाके मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स के समझाए थे, तो आप वहां जाके उस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू बच्चों।